Hello friends, welcome to Yadna Investment Academy. This is Gaurav here. We are going to talk about balance advantage category in this video in detail. कंपैरिजन करेंगे टॉप 10 फंड्स का, कैसे वो अलग है एक दूसरे से। इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राइट फंड चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना कैटेगरी के अलग अलग फंड्स बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब बाकी सब में भी है ये डिफरेंस, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। राइट, इक्विटी एलोकेशन एक में 15% है, एक में 50% है। राइट, तो इतना डिफरेंस है। अब मैं गया, मेरे को लगा कि कैटेगरी है यार, इसमें सब एक जैसे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अलग है। ठीक है, तो इसीलिए, और ये बहुत फेमस भी हुई है रिसेंटली, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुए हैं इसके बारे में, स्पेशली जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं थोड़े, तो लोगों को लगता है कि यार ये अच्छी कैटेगरी है, थोड़ा डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, चेंज करेंगे फंड मैनेजर अपने थॉट प्रोसेस से और तो ले लेते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा एनएफओस वगैरह भी आए हैं। तो इसलिए आई थॉट कि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वी शुड नो एग्जैक्टली कि विच फंड इज़ फॉर मी। राइट, आपको लगता है कि ये ऐसा है, बट ऐसा बिल्कुल अलग हो सकता है वो। राइट, तो इसीलिए इसके ऊपर थॉट था कि एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, मेजरली फ्रॉम एसेट पर्सपेक्टिव। राइट, कितना डिफरेंट है, ये मेजर फोकस रहेगा इस वीडियो का। होता क्या है बैलेंस एडवांटेज फंड्स? तो डायनामिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड को कंबाइन किया गया था सेबी ने 2017 में, और थॉट प्रोसेस यही था कि एक एसेट ऐसे फंड कैटेगरी जिसमें फंड मैनेजर डिसाइड करे कि कितना इक्विटी एलोकेशन लेना है, कितना डेट एलोकेशन लेना है, या कोई और लेना है। तो राइट, तो मतलब 100% इक्विटी भी हो सकता है और 100% डेट भी हो सकता है। अब कितना ज़बरदस्त है ना ये। अब एक फंड मैनेजर 100% इक्विटी ले सकता है और एक फंड मैनेजर 100% डेट ले सकता है, लेकिन दोनों एक ही कैटेगरी में है। राइट, तो अब आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है एक ही कैटेगरी है, बट कितना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है उन दोनों के अप्रोच में। एक में एक आपने डाला एक फंड में, और एक ने 100% डेट लिया हुआ है, और दूसरे ने डाला 100% इक्विटी लिया हुआ है, उसका अलग अप्रोच है, उसका अलग अप्रोच है, और आपने डाल दिया, आपने सोचा एक ही कैटेगरी ठीक है, बैलेंस एडवांटेज है, अच्छी कैटेगरी होगी, मतलब अच्छा रिटर्न दे रही है। तो मतलब ये थॉट आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे किस गोल के लिए कैसे सेटिंग करूँ मैं। राइट, 5 ईयर गोल के लिए है, 10 ईयर के लिए है, 3 ईयर के लिए है। राइट, तो ये थोड़ा सा चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। एक और कंसिस्टेंसी ऑफ ए टैक्सेशन। अभी 100% डेट है तो डेट टैक्सेशन, और 100% इक्विटी है तो इक्विटी टैक्सेशन। अरे किस में डालना है, कौन से, ये मेरा फंड जो है ये इस साल किस कैटेगरी में है। राइट, मतलब समझ के आप ये देखिए कि वो ऑफ कोर्स फंड मैनेजर्स टेक दोज कॉन्शियस कॉल्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो मैंने ये दो फंड्स जो सबसे बड़े हैं, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज, ये सबसे बड़े फंड्स हैं इस कैटेगरी में, उन दोनों का अलग से डिटेल में कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, वो वीडियो मैं कमेंट सेक्शन में डाल भी दूंगा, तो डिटेल में उसमें आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो थॉट है, इस वीडियो का बनाने का थॉट था कि कंपैरिजन की कितने डिफरेंट है हर फंड। तो अभी अगर हम देखते हैं, तो जैसे ये 10 फंड मैं कंपेयर करने वाला हूँ। तो एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई, ये तो हमने पहले बहुत डिटेल में कंपैरिजन किया है, यहाँ पर थोड़ा क्विक होने वाला है। एसबीआई, कोटक, एडलवाइज, तो निप्पॉन। राइट, अब बहुत सारे नए हैं इसमें। देखो, ये तो फरवरी 2024 में आया पारंपरिक, ये भी अगस्त 2021 में आया है, ये 2019 में इसको 5 साल भी कंप्लीट मतलब हुए हैं, जस्ट इसको 5-6 साल ही हुए हैं। तो काफ़ी सारे जो फंड्स हैं यहाँ पर आप देखोगे तो रिलेटिवली न्यू हैं और अच्छे खासे फंड मतलब इकट्ठा किया हुआ है लोगों ने। एयूएम देखो, उसको तो 90,000 करोड़ का एयूएम हो गया ऑलमोस्ट, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज का, इसका 58,000 करोड़ का। तो इन दोनों का ही कंपैरिजन किया था, फिर 31,000 इसमें है, 16,000 करोड़। तो सब अच्छे खासे फंड हैं। एक्सपेंस रेशियो का भी डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे हाईएस्ट डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो आईसीआईसीआई का है, डायरेक्ट में। राइट, और सबसे कम रेगुलर में और डायरेक्ट, सबसे कम रेगुलर और डायरेक्ट दोनों में पराग पारिक का है। क्यों है वो भी रीज़न बताऊंगा, रीज़न है उसका कम होने का। राइट, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ मतलब अच्छी गवर्नेंस टेक्निक है, नो, कोई रीज़न है। और सबसे ज़्यादा रेगुलर में जो है वो है डीएसपी का। ठीक है, तो ये चीज़ें भी समझनी ज़रूरी है कि राइट एक्सपेंस रेशियोज के हिसाब से कि ये क्या है। रिटर्न सिंस इंसेप्शन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबकी इंसेप्शन डेट अलग है, तो इसलिए ये कंपैरिजन का पैरामीटर नहीं है। आई थिंक वी शुड इग्नोर इट। ठीक है, फंड मैनेजर्स अगर हम देखेंगे तो ये एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज पहले बहुत फेमस फंड हुआ करता था, एचडीएफसी प्रूडेंस नाम से, और प्रशांत जैन जी इसको मैनेज करते थे। और अब जो है वो जब से ही हैज़ लेफ्ट एचडीएफसी, तो अब जो है इसमें एक मल्टीपल फंड मैनेजर्स हैं, गोपाल अग्रवाल हैं, श्रीनिवासन राममूर्ति हैं, अनिल बम्बोली जी हैं, तो ये मेजरली फंड मैनेज कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज में स्टालवर्ट लाइक नरेंद्र शंकरन, राइट, हु इज़ द सीआईओ, तो वो बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं, तो ही इज़ मैनेजिंग इट मेजरली, और बाकी बहुत सारे और भी हैं। एसबीआई बैलेंस में दिनेश बालाचंद्रन, अगेन अ बिग फंड मैनेजर, राइट, तो अगेन ही इज़ मैनेजिंग इट। फिर बाकी अगर बाकी फंड मैनेजर्स इस हिसाब से काफ़ी पुराने फंड मैनेजर्स भी हैं अलग अलग उसमें। तो दिस इज़ अ न्यू फंड ओनली, तो फंड मैनेजर तो बहुत ही नया है यहाँ पे। ठीक है, तो पारंपरिक जबकि छोटा फंड है,
टॉप 10 में नहीं आता है, बट आई थॉट कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट रहता है पराग पड़े, क्योंकि नंबर ऑफ फंड्स बहुत कम रखता है। बट उन्होंने अगर एक डायनामिक एसेट एलोकेशन या एक बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च किया है तो क्या थॉट से किया है वो डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए आपकी किस तरह का थॉट है, कि कैसे कैसे है, कितने कितने के यूएम है, कैसे कैसे, ये सब समझ गए हम, राइट। एक्सपेंस रेशियो का भी कंपैरिजन हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें और थोड़ा फोकस करके यहाँ पर देखें, और यही क्रक्स है इस पूरे वीडियो का। तो एसडी, अब ये मैंने क्या किया है ना, देखो यहाँ से ये कर देता हूँ मैं ताकि थोड़ा क्लियरली पता चल जाए। तो ये 2021 का नंबर है, ताकि हमें थोड़ा ट्रेंड मिल जाए कि एसेट एलोकेशन कैसे है। और ये अभी, और ये दोनों जो हैं जून 2000 जून के नंबर्स हैं, क्योंकि जून का ही डेटा लेटेस्ट था जब मैं वीडियो बना रहा था। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, राइट, जून 2021 में ऑलमोस्ट 70% इक्विटी एलोकेशन था उसका, 70% इक्विटी एलोकेशन प्योर, राइट। 18% डेट था, इतना परसेंट आरईआईटीज था उसके पास उस टाइम पे। अब जो है 51% है इक्विटी एलोकेशन। तो उसने ऑलमोस्ट 20% और 14% डेरिवेटिव ले लिया उसने। क्यों लिया डेरिवेटिव 14%? क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन रखना है, टैक्सेशन इक्विटी ही है। डेरिवेटिव का मतलब होता है आर्बिट्राज, जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, आर्बिट्राज फंड जैसे टैक्सेशन आता है इक्विटी में, तो वो, तो ये दोनों प्लस टैक्सेशन के हिसाब से, इक्विटी टैक्सेशन के हिसाब से इन दोनों को प्लस करके ही अगर इक्विटी 65% से ज़्यादा है तो इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा। तो अभी भी इवन दो 70% से लेके 51% कर दिया है इक्विटी, प्योर इक्विटी जिससे अपन रिटर्न आने वाले हैं वो कम हो गया है, बट टैक्सेशन अभी भी इक्विटी है, ये ध्यान रखना है। डेट जो है वो बढ़ा दिया है, 28% बढ़ा दिया है डेट को, राइट। और आरईआईटीज 1.47, बाकी कैश है। ठीक है, कैश जो है पहले ज़्यादा था, 9.62 का था, 4.47 का कर दिया है, क्योंकि डेरिवेटिव बढ़ा दिया है उन्होंने, तो ये भी एक तरह से कैश ही है एक तरह से मान लें तो, राइट। तो यहाँ पर अब स्ट्रैटेजी कैसे चेंज हो गई है। फंड मैनेजर पहले यहाँ पर प्रशांत जैन थे इस टाइम पे, अब उन्होंने 70% रखा हुआ, तो ही वॉज मैनेजिंग इज एट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की तरह, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ही था ये पहले। अब जो है ये थोड़ा बैलेंस एडवांटेज थॉट प्रोसेस से इन्होंने, क्योंकि इनके पास एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का कंपटीशन हो गया था ना। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड तो ऑलरेडी है एचडीएफसी के पास, तो इनके पास एक्चुअली दो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड थे पहले, एक प्रशांत जैन जी मैनेज करते थे, एक चिराग मैनेज करता था। तो अब जो है दोनों क्या कहते हैं, डिफरेंस ये हो गया है कि 69.85, अब ये इन्होंने प्योरली 50% के आसपास ले आए हैं। भाई इक्विटी एलोकेशन को कम करते हैं, बैलेंस एडवांटेज की तरह चलाते हैं इसको। ठीक है, और ये इस तरह से ये चेंज हुआ है, तो समझना है यहाँ पे। तो रिटर्न्स अगर आप 70% के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये फंड चेंज हो गया है। अगर आपका एलोकेशन है भी तो समझना ज़रूरी है, तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव फंड हो गया है पहले से, राइट। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज, ये पहले 39% के आसपास इक्विटी था, 26% वो था, मतलब ये इक्विटी सेविंग की तरह चलता था। अब इसने भी स्ट्रैटेजी चेंज की, इसने 51% इक्विटी कर दिया है, 39 से 51% इक्विटी हो गया है, तो चेंज किया बिग, तो इसलिए बड़ा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, और डेरिवेटिव कम किया है। अभी भी ये भी इक्विटी टैक्सेशन ही है, पहले भी इक्विटी टैक्सेशन था, इन दोनों का प्लस 65%, इन दोनों का प्लस 65%, इक्विटी ही टैक्सेशन है फंड का। ठीक है, डेट 27% कम किया है, आरईआईटीज में थोड़ा सा और एलोकेशन लिया है, और यहाँ पर ये चीज़ें, तो इस तरह से ये 50.94 हो गया है। तो ये एग्रेसिव हो गया है पहले से, 3 साल पहले से। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो भी समझो, नहीं इन्वेस्ट किया है तो भी समझो कि 50% इक्विटी एलोकेशन है प्योर। तो किस तरह का फंड है यार। अब ये इमरजेंसी वगैरह के हिसाब से या इक्विटी सेविंग कैटेगरी नहीं है, थोड़ी सी एग्रेसिव है इक्विटी सेविंग कैटेगरी से। इक्विटी सेविंग का फंड वीडियो बनाया हुआ है मैंने कंपैरिजन के लिए, वो भी देख सकते हो, समझो उसको। बट ये भी इक्विटी सेविंग कैटेगरी की तरह नहीं काम कर रहा है, जो कि 30-35% के आसपास इक्विटी रखते हैं टिपिकली इक्विटी सेविंग कैटेगरी, ये वैसा नहीं है। अब ये 50% के आसपास इक्विटी एलोकेशन हो गया है। इट इज़ चेंजिंग ऑल्सो, तो ये भी ट्रैक भी करना है, राइट। अब एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड देखते हैं इसका। अब ये थोड़ा सा डेटा, क्योंकि ये लॉन्च ही अक्टूबर 2021 में हुआ था, तो ये जून का डेटा नहीं है, अक्टूबर 2021 का डेटा है, तो इसलिए स्टार लगा हुआ है। तो उस टाइम इसके बाद 30% इक्विटी था, 35% डेरिवेटिव था, तो टोटल 65 इक्विटी टैक्सेशन। 22.84 जो है इसका डेट था, आरईआईटी वगैरह कुछ नहीं है, कैश था 11% का। इक्विटी अभी भी 30 ही है, उतना ही है, 3 साल में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। 37% के आसपास डेरिवेटिव है, उतना ही है। तो इसका जो है ये भी इक्विटी टैक्सेशन ही है, तो टैक्सेशन वाइज इक्विटी ही है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इसने अपना एलोकेशन बराबर से रखा है, तो आपको लग रहा है कि 30% के आसपास, मतलब इक्विटी सेविंग कैटेगरी की तरह है ये प्रॉपर। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये 30% के आसपास का मुझे इक्विटी का टैक्स एक चाहिए फंड, जो इक्विटी के टैक्सेशन हो और 30% ही एलोकेशन हो,
टिपिकली 2-3-4 ईयर्स का गोल होराइजन, राइट, टिपिकली उस तरह से हम 3-4 ईयर्स का गोल होराइजन के हिसाब से हम ये इक्विटी सेविंग कैटेगरी को कई बार एक इंक्लूड करते हैं। तो उस हिसाब से आप ये अच्छा एलोकेशन वाइज, राइट, एलोकेशन वाइज ये अच्छा है, कांस्टेंट है 30 से 30, तो आपको थोड़ा सा वो है कि 3 साल में तो चेंज नहीं हुआ है, आगे कोई भरोसा नहीं है। कोटक बैलेंस एडवांटेज ये 33.81 पे थे, अब ये 55 पे चले गए, तो इसने भी आईसीआईसीआई प्रू की तरह काफ़ी बड़ा एलोकेशन चेंज किया है। 33.81 से 55.46 काफ़ी बड़ा है इक्विटी एलोकेशन। डेरिवेटिव अगेन इक्विटी टैक्सेशन दिस प्लस दिस 65%, तो 31.4 इसकी जगह अब इक्विटी कम कर दिया है, बट अभी भी इक्विटी टैक्सेशन है, इक्विटी की तरह ही टैक्स होगा। 28% डेट, 23% डेट, ये 6.9% कैश, 7. तो ये बेसिकली इन्होंने इक्विटी बढ़ाया है, राइट, तो वेरी इंपॉर्टेंट। एडवाइस कोई डेटा नहीं देता, मतलब एटलीस्ट इनकी किसी भी फंड फैक्ट शीट में मुझे कुछ भी डेटा नहीं मिलता है इनकी, तो इसलिए इग्नोर करो इसको, कोई डेटा है ही नहीं इनका प्रॉपरली, ना ये बताते डेरिवेटिव इक्विटी, बहुत कुछ नहीं बताते, मतलब कुछ भी प्रॉपर नहीं है एटलीस्ट इनकी फंड फैक्ट शीट्स में। बाकी इधर उधर मैंने डेटा कुछ देखा नहीं है, वहीं से लिया है मैंने डेटा सबका। टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसका 64% था पहले, तो प्योरली एक अगेन हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी वाला फंड था 2021 में, ठीक है। सिर्फ 1% ही डेट डेरिवेटिव था 65 करने के लिए, 29% डेट था, ये था ऐसे 4.85 कैश था। अब इसने कम किया है इसको 48 पॉइंट, तो आप देखोगे ना सब 50-50 के आसपास लेके आ चुके हैं। देखो ये 50 पे है, ये 50 पे है, ये 55, ये भी 50 के आसपास ले आया है, ठीक है। तो अब सब जो है ना धीरे धीरे उस कैटेगरी को 50% इक्विटी 50% रेस्ट, राइट, 50% डेट हो गया है या डेरिवेटिव्स हो गया, मतलब डेरिवेटिव्स मतलब वो भी डेट की तरह, लिक्विड फंड्स की तरह है, तो वो सब चीज़ें हो गई। अब ये 48.41 ले आया इसको, ये भी 64 से इन्होंने भी एग्रेसिव हाइब्रिड को ये बना दिया 20% इसमें, तो ये 65 रखा है, 25% के आसपास का डेट है, 5% का कैश, 1.4 REIT में डाले हुए हैं। निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड ये 52 पे था, ये भी उसी के आसपास है 52-53, तो ये इसने अपना 50 के आसपास मैनेज करा है, ठीक है। प्लस अगेन इक्विटी टैक्सेशन दोनों प्लस, इन दोनों का प्लस 65 अगर है तो इसका मतलब इक्विटी टैक्सेशन है, तो इक्विटी ही रखा है, टैक्सेशन सब ने इक्विटी रखा है, एडवाइस का मुझे पता नहीं है कुछ भी, ठीक है। 26, 23, 3.63 REIT में डाल दिया। सब देखो REIT का एलोकेशन सब थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, राइट, REIT का एलोकेशन भी थोड़ा सबने थोड़ा थोड़ा लिया है, बट बहुत कम लिया है, बट लिया है, हाँ, और इतना डेट, तो ये भी 50 पे लिया है। ABSL आदित्य बिरला, राइट, 39.89 था, ये 56.83, इसने भी 50 के आसपास। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि फंड हाउसेज ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये जो डायनेमिक एसेट, अभी पता नहीं, वही मार्केट के बेसिस पे भी हो सकता है ये कि, बट करंटली सभी की स्ट्रैटेजी सिमिलर लग रही है एक्सेप्ट SBI की। SBI इज़ द ओनली करंटली जितना हमने देखा है, SBI अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं इसका, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो SBI के अलावा, राइट, बाकी सारी चीज़ें अगर हम देखें तो बाकी सब 50 के आसपास हैं, राइट, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। तो ये भी अराउंड 56.83, ये 39 से इन्होंने 56 लिया है, ये भी बढ़ा दिया काफ़ी। 23 अगेन सेम इक्विटी टैक्सेशन सेम इक्विटी ही टैक्सेशन, तो 3 साल से इक्विटी टैक्सेशन रखा है, इसका मतलब ये सारे फंड जो इक्विटी टैक्सेशन, सारे ही फंड इक्विटी टैक्सेशन वाले हैं, तो सबका ये क्लियर है कि भाई इक्विटी ही रखना है। बैलेंस एडवांटेज में वो सब नहीं करना कि 100% डेट रख लिया और फिर टैक्सेशन डेट कर दिया और फिर एक बार टैक्सेशन इक्विटी कर दिया, तो वो सब कॉम्प्लिकेशन में कोई नहीं फंस रहा। फंड्स ने डिसाइड किया है या तो डेट या तो इक्विटी रखेंगे प्योरली, मोस्टली सभी। अब है पराग पारेख, ये है थोड़ा अलग, इसने अभी तो नया फंड है एकदम, फरवरी 2024 में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन इसने थोड़ा अलग बिल्कुल स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसने लिख रखा है सिर्फ 16% इक्विटी, तो प्योर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तरह चलाया है, ठीक है। और बाकी 25% इसने हेज, मतलब वो बेसिकली 25% रखा है। तो अब इन दोनों का प्लस 65 नहीं है, इसका मतलब इसको इक्विटी टैक्सेशन नहीं मिल रहा। तो ये किस टैक्सेशन में है? ये गोल्ड वाले टैक्सेशन में है, राइट, ये इंटरनेशनल फंड्स वाले टैक्सेशन में है। मतलब ये है, ये वो वाले टैक्सेशन में कि 2 साल के बाद 12.5% टैक्स है इसमें, और 2 साल से पहले अगर आप इसमें निकालते हो तो 20% टैक्स है। तो 2 साल, वो 1 ईयर वाला है टैक्स। इक्विटी टैक्सेशन मीन्स 1 ईयर होल्डिंग पीरियड, 1 ईयर के बाद 12.5%, लेस देन 1 ईयर 20%। ये जो है 2 ईयर होल्डिंग पीरियड है, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। 2 ईयर के बाद 12.5%, 2 ईयर से पहले 20%, राइट। तो ये इस वाले टैक्सेशन में है, 2 साल वाले, ध्यान रखना डिफरेंस है ये, राइट। तो इसलिए इसके पास 55% डेट है और ये बहुत कम इक्विटी ले रहा है। ये प्योर, ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड के साथ कंपेयर करना है, इवन दो ये बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में है अभी तक। तो आगे इन्होंने चेंज किया तो बात अलग है। अभी जो इनका थॉट है वो ये क्लियरली
ये बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का है, तो ये भी एक अलग फंड है, तो इसलिए इसको भी अलग से ग्रीन में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और इसका तो टैक्सेशन भी अलग है, तो इसलिए इसको तो एक टैक्सेशन वाइज भी थोड़ा अलग से कलर कर देते हैं, राइट। ब्लू नहीं लेते, पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो टैक्सेशन भी इसका, ये समझना है कि टैक्सेशन भी इसका अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए अब आप। अब डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन 29-30% था पहले, 35% अगेन इक्विटी टैक्सेशन 35 प्लस मतलब उतना ही 65 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 30% डेट था, 4 पॉइंट कैश था, अब 40 कर दिया है, थोड़ा बढ़ाया है लेकिन 50 के आसपास नहीं, तो 50 बाकियों से थोड़ा कम है, बट 25% अगेन इक्विटी टैक्सेशन 34, तो ये इसने इस तरह से किया। तो बेसिकली क्लियरली थॉट क्या दिया है कि अगेन इक्विटी टैक्सेशन जो है रखा है और 40% रखा है, तो थोड़ा सा अलग है बाकी से, बाकी सब 50-50 के आसपास 50-50, राइट। ये 40 है और ये 30 है, तो इस तरह से हमारे तो अलग अलग फंड्स का अलग अलग अप्रोच है, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए जब फंड सेलेक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ समझो कि कैसा इक्विटी टैक्सेशन, इक्विटी कितना है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई चलो नहीं भाई मेरा तो कोटक बैलेंस एडवांटेज भी सेम है और पराग पारिक भी डायनामिक, क्योंकि सेम कैटेगरी है तो सेम ही होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। अब इसकी वजह से रिटर्न्स भी डिफरेंट आएंगे ना। अब भाई इक्विटी टैक्सेशन ज़्यादा होगा, जैसे अब मैंने बताया था एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, अब भाई उसका तो हमेशा 70% के आसपास, वो उसने एग्रेसिव हाइब्रिड की तरह चलाया है, तो ऑब्वियसली ना जीतेगा ही ना कैलेंडर रिटर्न्स में। भाई सबसे हाईएस्ट इक्विटी है, मतलब हम क्या कंपैरिजन करें, कैसे मैं उसको कंपैरिजन करूं किसी भी और फंड के साथ। अब एसबीआई के साथ वो कैसे कंपैरिजन करूं, एसबीआई के पास 30% इक्विटी है, अभी भी 13% ही आया इसलिए, उसके बाद 20%, इसके बाद 5%, भाई इसके पास 19-31 क्योंकि पास 70% इक्विटी है, इसके बाद 30 है, तो कैसे कंपेयर, दीज आर नॉट कंपेरेबल नंबर्स, वी कैन नॉट कंपेयर दिस फंड एंड दिस फंड। सेम विद आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज 50% के आसपास है, राइट। तो पहले तो 30-35% था, राइट, तो अब 50 हो गया इसमें, पहले 30-35%, अब 50% के आसपास वो एलोकेशन ले गया, तो उसको एडवांटेज मिलेगा ही ना उस चीज़ का। अभी वाईटीडी रिटर्न्स है, राइट। तो कोटक बैलेंस एडवांटेज अराउंड कितना है अभी हमारा, कोटक बैलेंस एडवांटेज 55 के आसपास सकता है, 33 से 55 लेके गया है, ठीक है। तो अगेन उसको भी उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा ही, राइट। आपको मतलब टैक्सेशन, आपको रिटर्न्स आपके बेटर होंगे कैसे, ऐसे इक्विटी एलोकेशन बढ़ेगा, स्पेशली जब इक्विटी हैज़ डन वेल, राइट। अब पराग पारिक को अगर मैं देखूं तो इसका वाईटीडी, वैसे तो फरवरी में, वाईटीडी जनवरी से है ही नहीं, वाईटीडी फरवरी से है, तो 7% के रिटर्न दिए उसने, क्योंकि 15% इक्विटी एलोकेशन है, तो कैसे देखा था वो, राइट। तो ये चीज़ समझना है कि अब डायनामिक डीएसपी का 40% है तो 10% ही रिटर्न दिए इसने। तो बेसिकली कंपैरिजन जो है ना, आप 50-50 के आसपास वालों को तो कर सकते हो। देखो अब जो है वो भी रिसेंटली, अब ये चेंज भी हो रहे हैं, तो अब हम 3 साल पहले वाला और अभी को कंपेयर कैसे करें। लास्ट 1 ईयर में अगर हम ये मान के चलते हैं कि भैया कांस्टेंट 50 के आसपास रखा होगा, तो आप एचडीएफसी को, आईसीआईसीआई को और कोटक को, टाटा को, निप्पॉन को, एबीएसएल को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये 17, ठीक है, आईसीआईसीआई 12, ठीक है, ये 12, ठीक है, और टाटा 11, निप्पॉन भी 50 के आसपास है ना, हाँ, तो निप्पॉन भी ये, तो ये हम कंपैरिजन फिर भी कर सकते हैं। एबीएसएल भी 50 के आसपास है, हाँ। तो बेसिकली अगर हम कलर फिर से चेंज कर देता हूँ, तो इसको कंपैरिजन, राइट, और कोटक को कंपैरिजन, राइट, इसको और इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, किसको, टाटा को भी कर सकता हूँ क्या, टाटा भी को भी कर सकता हूँ। तो अब इनको हम कर सकते हैं अज्यूमिंग वाईटीडी में और 1 ईयर में कि भाई ठीक है ये सिमिलर रहा होगा, 50 के आसपास रहे होंगे। तो इसमें भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस डेफिनेटली एचडीएफसी का रहा है। एचडीएफसी हैज़ फंड्स हैव डन वेल बिकॉज पीएसयूज वगैरह इनका थोड़ा साइकिल काफ़ी अच्छा चला, तो ओवरऑल एचडीएफसी ओवरऑल हैज़ डन वेल। एचडीएफसी का आप बहुत सारे फंड देखोगे तो दे हैव डन वेल फॉर सर्टन रीजंस, बट इक्विटी एलोकेशन ऑल्सो प्लेज अ रोल इन इट, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फंड्स इन दिस कैटेगरी इज नॉट, डजंट मेक टू मच सेंस कि यार ये फंड अच्छा है क्या बैलेंस एडवांटेज में, या वो अच्छा, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि सबका अलग अलग इक्विटी एलोकेशन है, सबका अलग अलग, किसी ने आरईआईटी में डाला, किसी ने नहीं डाला, किसी ने डेट में डाला ज़्यादा डाला, किसी ने आर्बिट्राज में डाला। आर्बिट्राज में टिपिकली कम रिटर्न्स मिलते हैं, डेट में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं अगर लॉन्गर ड्यूरेशन डेट है तो, ठीक है। तो वो भी डिफरेंस आएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए कंपैरिजन जो है ये डाला है मैंने सब चीज़ें, मतलब अब देखोगे तो मैं हमेशा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज के फंड्स अच्छे हैं, क्योंकि वो तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड था पहले, तो अगर 3-4-5 साल तो हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बहुत एग्रेसिव फंड था। बट बाकियों को कंपैरिजन जो है, एज आई सेड, कि डिपेंड्स ऑन इक्विटी एलोकेशन। तो इट इज़ एक्चुअली नॉट राइट कि हम डिफरेंट फंड्स के एक बैलेंस एडवांटेज में कंपैरिजन करें। आपको समझना है कि भाई हर फंड अलग है, और मैंने यहाँ समझाया है वो आपको,
राइट। तो इसीलिए जब आप ये कैटेगरी को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो गोल्स के हिसाब से, फंड मैनेजर के हिसाब से, और उस कैटेगरी में अगर हम जैसे 50% के आसपास है तो 50% को ही आपस 50% वाले फंड्स को ही आपस में कंपेयर करो, राइट। तो फिर आप उसको देखो कि हाँ यार ये चीज़ इस हिसाब से है। लेकिन कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है कोई फंड मैनेजर, तो फिर ठीक है, आप उस फंड मैनेजर को ट्रस्ट करो एंड देन यू डू इट, बट यू कैन नॉट कंपेयर दैट फंड मैनेजर विद समवन एल्स, बिकॉज उसकी अलग अप्रोच हो गई। अब किसी ने यहाँ 33 से ये 55 ले गया, तो इसको अलग अप्रोच, इसकी अलग अप्रोच है। बट कोई 70 से लेके 50 भी लेके गया है, इसकी अलग अप्रोच। सेम टाइम पे इसके पास 70 था, ये 50 लेके गया, ये 34 था, ये 55 लेके गया। दोनों का अलग अलग थॉट, राइट। अगर हम अब 3 साल के रिटर्न कंपेयर करें तो कितना अलग अप्रोच है दोनों का, कैसे कंपेयर करें, राइट। समझ रहे ना। तो ये चीज़ें हम जब ये कैटेगरी समझते हैं ना, तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, राइट। तो ये सारा हम थॉट प्रोसेस देते रहते हैं फंड अपने फंडोमीटर में। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन अवर टूल फंडोमीटर। ये डेटा इतना डिटेल में ये सब हमने फंड फैक्ट शीट से लिया है, फंडोमीटर में भी नहीं है, और मेरे ख्याल से बहुत कम जगहों पे है हिस्टोरिकल डेटा। बट काफ़ी और भी आपको टूल्स और बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप फंडोमीटर टूल को अप्लाई करें, चेक करेंगे investor.in वेबसाइट पे। बस ज़रूर चेक तो करो, बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं, राइट। तो एक बार एटलीस्ट टूल यूज़ करके देखो फंडोमीटर कैसा लगता है आपको। मतलब वी थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल टू डू म्यूचुअल फंड रिसर्च। डू चेक इट आउट। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, या अपने अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड का सर्कल है तो। हैव अ ग्रेट टाइम है। जय हिंद।